फर्स्ट ईयर में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। आज हमें पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान। तो ये शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान पढ़ना है तो शिक्षा में अपना जो संविधान है, संविधान में जो शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान रखे गए थे कि उसमें आर्टिकल के तहत कौन कौन से प्रावधान होंगे उसके बारे में हमें देखना है। तो ये शिक्षा संविधान की बात करें थे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो अब हम अपने टॉपिक की ओर आते हैं और हम बात करेंगे शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान की। तो इसमें हमें देखना है आर्टिकल अनुच्छेद 15। आर्टिकल अनुच्छेद 15 में क्या बातें रखी गई हैं कि इसमें धर्म, जाति, मूल वंश या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर, मतलब जो देश का नागरिक है वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो या किसी भी मूल वंश का हो या किसी भी लिंग का हो, यानी कि स्त्री पुरुष कोई भी हो सकता है, और जन्म स्थान, ये जो नागरिक है भारत का कहीं भी जन्म स्थान हुआ हो उसका, और नागरिकों के बीच किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रहेगा। जो शिक्षण संस्थाएं हैं वो उनको प्रवेश से वंचित नहीं करेंगी। और इसी तरह आर्टिकल अनुच्छेद 21A में बात की गई कि देश के सभी 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। वो अपने देश के बच्चे जो 6 से 14 वर्ष के हैं उनके लिए बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा रहेगी और अनिवार्य रहेगी। ये बोला है अनुच्छेद 21A में। फिर आते हैं आर्टिकल अनुच्छेद 25 और 28 में ये बात रखी गई है कि जो राज्य निधि है, जो राज्य होते हैं उनका जो फंड है, तो उनके द्वारा जो पोषित शिक्षा संस्थाएं हैं वो क्या धार्मिक शिक्षा वहां पे नहीं दी जाएगी। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जिस भी राज्य में, जो राज्य ऐसे हैं जहाँ की स्कूलें या कॉलेज हैं वो अनुदान दिया जाता है या राशि दी जाती है, वहाँ की संस्थाएं किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं देंगी। जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है उसी की शिक्षा दी जाएगी। आगे अनुच्छेद 29B, आर्टिकल 29B में कहा है कि किसी भी नागरिक को धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा के आधार पर शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। यदि किसी भी नागरिक का धर्म अलग है, वो किसी दूसरे मूल वंश का है या जाति का है या भाषा उनकी कोई दूसरी भाषा है, तो उसके आधार पर कोई भी शिक्षण संस्था उनको प्रवेश के लिए रोक नहीं लगा सकती। ये अनुच्छेद 29B में कहा गया। इसके बाद देखो आर्टिकल अनुच्छेद 30। ये अनुच्छेद 30 यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो अल्पसंख्यक है, ऐसे समुदाय जो अल्पसंख्यक हैं उनको ये अधिकार है कि वह अपने अनुसार शिक्षण संस्था की स्थापना कर सकते हैं और शिक्षण संस्था की स्थापना करने के बाद उन संस्थाओं में स्वयं अपना प्रशासन चला सकते हैं। तो सरकार जो है, जो अन्य शिक्षण संस्थाओं को जैसे अनुदान प्रदान करती है वैसे ही अनुदान इन शिक्षण संस्थाओं को भी प्रदान करेगी। ये बोला गया है अनुच्छेद 30 में। इसके बाद अनुच्छेद 17 में भी बताया गया था कि जो अप्राश्यता है, यानी कि छुआछूत का अंत है वहां पे, और बिना भेदभाव के शिक्षा प्रदान करने का अवसर प्रदान करती है। भारत के सभी नागरिकों को बिना छुआछूत के आप उनको प्रवेश दे सकते हैं। किसी भी तरह का जाति के आधार पर नहीं रखना है, उनको बिना भेदभाव के शिक्षा प्रदान करने का, उनको शिक्षा प्रदान करना है। ये बात की गई थी आर्टिकल अनुच्छेद 17 में। अब आगे के आर्टिकल हम नेक्स्ट में देखते हैं। गुड मॉर्निंग। हमने पिछले सेशन में कुछ आर्टिकल देखे थे, कुछ शेष रह गए थे। आज हम इस टॉपिक में शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान की बात करेंगे, जो नेक्स्ट आर्टिकल है। तो आर्टिकल 45, इसमें बताया गया है कि राज्य संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के अंदर, जब संविधान लागू हुआ था उसके 10 वर्ष के अंदर
6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे थे उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए कहा गया था। इसके बाद आर्टिकल अनुच्छेद 46 की बात करते हैं। यहाँ पर पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल जो निम्न वर्ग थे, शैक्षिक व आर्थिक हितों को उनका विकास करना था और शोषण से रक्षा करना का प्रयास करना था। इसके बाद आर्टिकल 51 में कहा गया कि अंतरराष्ट्रीय कानून और राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी होगी एवं जो लिपि होगी वो देवनागरी होगी। इसके बाद आर्टिकल 350 में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना है और नागरिक जो है, जो देश के नागरिक हैं, वो मातृभाषा या उनकी क्षेत्रीय भाषा में आवेदन कर सकते हैं जो उनकी आवश्यकता होगी उसके अनुसार। इसके बाद आर्टिकल 351 में कहा गया है कि जो संघ के कर्तव्य हैं कि वह किसी हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए वो हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करे ताकि हिंदी भाषा भारत में साझा संपर्क भाषा के रूप में बन सके। तो इस तरह से हमने आर्टिकल देखे जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। ओके, थैंक यू।